हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। प्लीज़ प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और बिना देरी करते हैं वीडियो को। अनिका स्टोरी। भूमिगत कमरे में अचानक छाई लाल रोशनी अब भी लगातार चमक रही थी। चौथा वैज्ञानिक उसी कुर्सी के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट का नाम तक नहीं था, जैसे उसे पूरी तरह से यकीन हो कि इस कमरे में फंसी हुई अनिका नहीं बल्कि उसकी पूरी टीम है। अनिका ने एक नज़र अपनी टीम पर डाली। कोटिले सिस्टम पर काम कर रहा था। सुहानी उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। अर्जुन, इंस्पेक्टर अरबाज, बाकी डिपार्टमेंट के लोग चारों तरफ फैले थे। अनिका खुद से डिपार्टमेंट के ऑफिसर और पेशे से डॉक्टर थी, लेकिन इस वक्त डॉक्टर वाली शांत सोच और ऑफिसर वाली रणनीति दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर रही थी। उसके पास वह तलवार थी, लेकिन वह उसे हाथ तक नहीं लगाया। वह तलवार हिडन क्वीन की पहचान थी। अगर उसने उसे यहाँ निकाला तो उसकी पूरी बनाई हुई पहचान और अब तक का भ्रम टूट सकता था। और यही बात अनिका की किसी कीमत पर नहीं चाहती थी। तुम मुझे यहाँ रोक नहीं सकते, अनिका ने बड़े ही जोर लगाकर इन शब्दों पर, इन वाक्यों पर जोर दिया। अनिका ने चौथे वैज्ञानिक की तरफ देखते हुए कहा था, तुम गरव मारवा हाउस को रेड जोन में डाला है। वैज्ञानिक मुस्कुराया। और तुम परेशान क्यों हो रही हो? अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे से उसके चारों तरफ देखने लगे। कमरा, स्क्रीन, दीवार, फर्श, छत और फिर चीज को ध्यान से देखने के बाद साइंटिस्ट ने ताना मारा, क्या ढूंढ रही हो? अनिका समझ गई थी कि ये पूरा उस व्यक्ति के कंट्रोल में। अनिका ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुम्हारी गलती। उसकी मुस्कान एक पल के लिए रुक गई। मेरी गलती? हाँ। अनिका ने सामने लगी स्क्रीन की तरफ कुछ इशारा किया। तुमने मुझे डराने के लिए रेड जोन एक्टिव किया है, लेकिन तुमने एक बात भूल गई। वैज्ञानिक चुप रहा। अनिका अब उसकी तरफ मुड़ी। अगर तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ मारवा उसको नुकसान पहुंचाना था तो तुम मुझे उसका लाइव सिग्नल नहीं दिखाते। कमरे में सन्नाटा छा गया और शायद भूमिका जो परेशान थी, दादी माँ, आशा, मारवा, बाकी के मेंबर्स के लिए अब वो भी शांत लग रही थी। कोटिले ने तुरंत स्क्रीन पर कुछ कमांड डाली। फिर उसकी आंखें चमक उठी। मैडम बोलो, आप सही हो। रेड जोन सिर्फ वार्निंग नहीं है, इसके साथ एक इनक्रिप्टेड सिग्नल भेजा जा रहा है। अनिका ने पूछा, कहाँ? कोटिले ने स्क्रीन पर कुछ नक्शा खोला। कुछ सेकंड तक कई स्थान चमके और फिर एक स्थान पर लाल बिंदु शिथिल हो गया, लेकिन वह स्थान मारवा हाउस नहीं था। अनिका की आंखें सिकुड़ गई। सुहानी ने धीरे से बोली, अगर रेड जोन सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है तो अनिका ने उसकी बात पूरी की, तो असली काम कहीं और हो रहा है। चौथा साइंटिस्ट पहली बार थोड़ा सा असहज हुआ। अनिका ने तुरंत उसकी प्रतिक्रिया को पकड़ लिया। उसने उसकी आंखों के में देखते हुए कहा, मिल गया। वहीं उस वैज्ञानिक ने पूछा, क्या तुम्हारा डर? वैज्ञानिक चुप हो गया। अनिका ने उसके करीब गई। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ अपनी आवाज को शांत रखा। तुम्हें मारवा हाउस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए और लोग, बाकी लोग सब तैयार हैं। तुम्हें चिंता इस बात की है कि हम उस दुनिया, उस दूरी और उस लोकेशन तक पहुंच ना जाए जहां पर तुम हमें जाने के लिए रोक रहे हो और भ्रमित कर रहे हो। वहीं उस वैज्ञानिक की आंखों में हल्की सी बेचैनी दिखाई देने लगी। बस उतने ही अनिका के लिए काफी थी। वहीं कोटिले, जी मैडम, उस सिग्नल को फॉलो मत करना। कोटिले चौंक गया, लेकिन हमें लोकेशन मिल सकती है, यही तो वो चाहता है। अनिका ने कहा, हम उसके भेजे हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम देखेंगे कि सिग्नल किस रास्ते से आया है। कोटिले तुरंत समझ गया। उसने पूरा नेटवर्क पीछे की तरफ ट्रैक करना शुरू किया। स्क्रीन पर कई नोट्स दिखाई दे रही थी, 1, 2, 3 और फिर अचानक सभी गायब। कोटिले के माथे पर हाथ रख लिया। ये क्या हुआ मैडम? ये खुद को इशारा कर रही हैं। अनिका ने शांति से कहा, इशारा नहीं, वो हमें देख रहा है। सुहानी ने उसकी तरफ देखा। कौन? वही जो इन सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड है, जिसके कंट्रोल में ये साइंटिस्ट है। मतलब? अनिका ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, हम जितना उसे ट्रैक करने की कोशिश करेंगे वह उतना ही अपना रास्ता बदलेगा। तो अनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। इस बार हमें उसे ट्रैक नहीं करेंगे, उसे खुद हमारे पास आने देंगे। मतलब? वहीं साइंटिस्ट ने तुरंत कहा, तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से जीत जाओगी? अनिका ने उसकी तरफ देखा। मैं जीतने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे पीछे खड़े आदमी तक पहुंचने के लिए आई हूँ। वहीं वह वैज्ञानिक की आंखें ठंडी हो गई। तुम उसे कभी नहीं पकड़ पाओगी, उसे ढूंढ नहीं पाओगी, उसका नाम नहीं जान पाओगी, उसकी जगह नहीं जान पाओगी,
क्यों? क्योंकि हम सब उसके प्यादे हैं और राजा तक जाने के लिए काफ़ी प्यादों को आगे रोकना पड़ता है तुम जैसे लोगों को। इतना कहकर अनिका ने अपनी बात में आप तेजी लाते हुए कहा, अगर मुझे उस राजा को मात देनी है तो प्यादों का सामना तो करना ही पड़ेगा। वह तुम्हें से पहले जानती हूँ। अनिका कुछ पल फिर शांत रही, फिर बोली, ये बात तुम पहले भी कह चुके हो, लेकिन अब मुझे इस बात पर किसी भी बात की प्रतिक्रिया नहीं देनी। क्या तुम लोग मुझे रोकने के लिए मेरे अतीत का इस्तेमाल करने चाहते हो? साइंटिस्ट के चेहरे पर भाव बदल गई। अनिका ने आगे कहा, मेरी ताकत जानते हो, मेरी कमजोरी भी जानते हो, मेरा परिवार के बारे में भी जानते हो, मेरे काम करने का तरीका भी जानते हो, और फिर भी मुझसे डर नहीं रही। फिर उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई, लेकिन तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत नहीं जानते। वैज्ञानिक ने पूछा, और वो क्या है? तुम्हारा रोहित तो दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अनिका की आंखें उसी समय नम हो गई। शायद ये उसकी दुखती रग को पकड़ने का काम किया गया था। ये सब वो व्यक्ति भी देख रहा था। उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई, क्योंकि अनिका उसे वही दिखा रही थी जो वो देखना चाहता था। मैं हर बार तब सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। उसी वक्त कोटेली की स्क्रीन फिर से चमकी। अचानक अनिका की नज़र किसी जगह पर जाकर रुक गई। अनिका की नज़र जैसे ही वहां पर रुकी, वह हंस रहे था। वह धीरे से बोला, क्योंकि तुमने अभी वही किया है जिसे हमें उम्मीद थी। अनिका की आंखें सिकुड़ गई। क्या मतलब? वैज्ञानिक ने सिर्फ इतना कहा, अब असली दरवाजा खुलेगा, और उसके पीछे लगी विशाल काली स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक घड़ी दिखाई दे रही जिस पर 0059/59 लिखा था। फिर -58 हुआ। अनिका की नजरें स्क्रीन पर जम गई। 1 घंटा, लेकिन किस चीज के लिए? और अगर सिर्फ अनकाउंट डाउन हो रहे हैं तो 1 घंटे बाद क्या होने वाला है? क्या रेड जोन सिर्फ पहला चरण था? क्या मारवा हाउस वास्तव में निशाने पर था, या सिर्फ अनिका का एक वहम था? क्या है असली प्लान? क्या वो अनिका को भ्रमित कर रहा है और प्लान उसका वही मारवा हाउस है? अनिका सोचने पर मजबूर हो गई थी। अनिका समझ रही थी जो इंसान उससे खेल रहा है वह उसके बारे में वाकई ही बहुत कुछ जानता है। अब अनिका को रियलाइज हो रहा था। वहीं भूमिगत कमरे में अब भी लाल रोशनी जल रही थी। रेड जोन सक्रिय थी, लेकिन अनिका अब लाल रोशनी को नहीं देख रही थी। वह उसकी नज़र सिर्फ एक जगह टिकी थी, चौथे वैज्ञानिक की आंखों पर। वह लगातार बोल रहा था, कभी हिडन क्वीन का नाम लेता तो कभी अनिका का उकसा रहा था, कभी मारवा हाउस की धमकी दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें एक पल के लिए भी अनिका से नहीं हटी। न स्क्रीन की तरफ गई, न कोटिल्ला की तरफ, न सुहानी की तरफ, न आसपास खड़े डिपार्टमेंट के लोग, सिर्फ अनिका पर। अनिका ने मन ही मन कहा, तुम्हें मेरी बातों से काफ़ी दिलचस्पी है। तुम मेरे जवाबों का इंतजार कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ मेरे अगले कदम की जानकारी होनी चाहिए। उसके चेहरे पर बहुत ही हल्की मुस्कान आई। अब उसे सब समझ आ चुका था, ये वैज्ञानिक स्वतंत्र नहीं है, पूरी तरह से ही उस व्यक्ति के आगोश में है। वह किसी और से आदेश चल रहा है, और ये व्यक्ति वैसे ही प्रतिक्रिया कर रहा है जैसे हम किसी रोबोट या किसी क्लोन में डालते हैं। उसकी आंखें ही उसके मालिक का पता बता सकती है। अनिका के दिमाग में ये बात बिजली की तरह रोती। अनिका अचानक बोली, तुम चुप रहो कुछ सेकंड के लिए। अनिका ने धीरे उसकी तरफ बढ़ी, क्योंकि उसकी आवाज में एक ऐसा हो रहा था कि वह व्यक्ति बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। क्योंकि तुम्हें जवाब देना नहीं है, एक कदम और आगे बढ़े, तुम्हें सिर्फ मेरी प्रतिक्रिया देखनी है। वैज्ञानिक की आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई, क्योंकि वह अनिका को देख रहा था, समझ रहा था। वो नहीं करना चाह रहा था कि जो वो कर रहा था, बस एक पल। लेकिन अनिका ने पकड़ लिया। उसने तुरंत सुहानी की तरफ कुछ इशारा किया। सुहानी समझ गई। अनिका ने सिर्फ आंखों से ही इशारा किया था, इसे बोलने दो। वैज्ञानिक फिर शुरू हो गया, तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो। अनिका चुप रही। तुम्हें लगता है तुम मेरे पीछे छिपे आदमी तक पहुंच जाओगी। अनिका फिर भी शांत रही। वह उसे बोलने दे रही थी, क्योंकि जितना वह बोलेगा उतना ही उसकी निगाहें उसके असली नियंत्रण को सबूत में जुटा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ कबीर सिंह के फोन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ, जिसमें कुछ मैसेज टाइप हुआ था। उसने स्क्रीन खोली। मैसेज बहुत छोटा था, इतना छोटा कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे पढ़ता तो शायद उसका अर्थ ही ना निकल पाता। लेकिन कबीर सिंह समझ गया। उसके चेहरे पर अचानक हल्की सी मुस्कान आई। तो यही था। वह कुर्सी के पीछे टिक लगाकर बैठ गया। उसकी आंखों में पहली बार बेचैनी साफ झलक रही थी, एक राहत भी दिखाई दे रही थी। अब उसे समझ आया कि अनिका ने उसे अपने साथ आने से क्यों रोका था, क्यों उसने साफ कहा था तुम यहीं रहोगे। कबीर सिंह ने धीमे से कहा, तुमने मुझे मिशन से दूर नहीं किया था अनिका, तुमने मुझे मिशन का दूसरा हिस्सा बना दिया था, यानी कि दूसरा पड़ाव। उसने फोन की स्क्रीन को देखा और फिर उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान आई। आप समझ आया, तुम चाहती थी कि मैं यहाँ रहकर वो करूँ जो तुम चाहती हो, जिसकी वजह से शायद पूरा खेल बदलने वाला था।
कबीर सिंह ने तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ी और उसके चेहरे पर अब एक अलग ही दृढ़ता थी। वह जानता था अनिका उसे अपने पास इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि अगर वह उसके साथ दिखाई देता तो किसी को भी शक हो सकता था, लेकिन अब वह मारवा हाउस रहकर वह काम कर सकता था जो अनिका वहां से नहीं कर सकती थी। कबीर ने फोन से जेब में रखा और ठीक, अनिका तुम अपना खेल खेलो, मैं अपना खेल खेलता हूँ। लेकिन वह नहीं जानता था कि अनिका का भेजा हुआ छोटा सा संदेश सिर्फ काम का ही सूचना नहीं था, उसमें एक और संकेत छिपा था, एक ऐसा संकेत जिसे समझने के लिए अब उसे रोहित के दिमाग की तरह सोचना था। वही अनिका अब उस वैज्ञानिक की तरफ कदमों से बढ़ी। अब तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे। वैज्ञानिक मुस्कुराया। तो अनिका ने कहा, अब मुझे तुमसे कुछ पूछना भी नहीं। वह पीछे मुड़ी, डिपार्टमेंट के लोगों के पीछे चल पड़ा। सुहानी ने धीमे से पूछा, मैडम आप ऐसे यहाँ छोड़ रहे हो क्या? अनिका रोकी। उसने पीछे मुड़कर वैज्ञानिक को देखा। नहीं, हम इसे यहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं। सुहानी चौंक कर पूछा, मतलब? अनिका की आंखों में चमक आई। जिसे ये देख रहा है अब वही इसे देखेगा। और कमरे की स्क्रीन अचानक से एक नई तस्वीर उभर आई। चौथे वैज्ञानिक का चेहरा सफेद पड़ गया। अनिका ने ये तस्वीर देखी और पहली बार उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि स्क्रीन पर जो दिखा था वह उसके लिए अप्रत्याशी था और उसे समय के साथ वो काम भी करना था। क्या अनिका चौथे वैज्ञानिक को सचमुच समझ लिया है या फिर कुछ और है? अनिका जैसा शांत चल रही है, क्या वो कुछ बड़ा करने वाली है? यहीं से अब अनिका आगे। वहीं दूसरी तरफ टापू छठे दरवाजे के भीतर कदम रखते ही तीनों बच्चे कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए थे, क्योंकि वहां पर वो चेतावनी, वो सब मुश्किल पड़ाव उन्होंने पार किया जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। आप तीनों आराम से उस जगह पर बैठ जाते हैं जहां पर उनके लिए काट के छोटे छोटे स्टूल रखे हुए थे, यानी कि पेड़ों को काट कर उन्हें स्टूल का आकार दिया गया था। तीनों बच्चे आराम से बैठ चुके थे। उस बड़ी सी स्क्रीन जो कि उभरी हुई थी, उस रोशनी को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। अब्दुल जॉन भी उनके पीछे आकर खड़े हो गए थे। कुछ क्षण पहले तक जिस दीवार पर सिर्फ अंधेरा था, वहां अब धीरे धीरे दृश्य बनने लगा था। पहले एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया था। कमरे की दीवारें पुरानी थी। एक कोने में पतली सी चटाई पड़ी थी और उसके ऊपर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। रिया की आंखें अचानक से फैल गई। उसे समझने में देर न लगी, ये कौन है? उनकी मम्मा। उसके मन से फिर से निकला, मम्मा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। आर्यन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। हाँ, ये मम्मी ही है। अलेक्जेंडर बोला, हाँ ये मम्मी ही है, जिस माँ को उन्हें हमेशा मजबूत दिखा था। आज उसी माँ की पहली बार इतना छोटा और इतना अकेला भी देख रहे थे। वह लगभग 6-7 साल की हो चुकी थी। उसके कपड़े पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मासूमियत अब भी थी, लेकिन आंखों में बचपन जैसी चमक बिल्कुल कम थी, मानो ना के बराबर थी। दरवाजा बाहर से बंद था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। एक व्यक्ति अंदर आया। उसके सामने एक प्लेट रख दी और प्लेट में खाना बहुत कम था, इतना कम कि किसी बच्चे का पेट भरना तो दूर, उसकी भूख भी खत्म ना हो। वह आदमी बोला, खाना है तो खाओ। अनिका ने प्लेट की तरफ देखा। वह धीरे से पूछा, मैं बाहर जा सकती हूँ? उस व्यक्ति ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं। दरवाजा फिर से बंद हो गया। ठाक। बच्चों के सामने वह आवाज़ बहुत भारी थी, मानो उनका दिल कर रहा था जाके उस व्यक्ति को मौत की नींद सुला दे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। रिया ने धीरे से कहा, मम्मा को यहाँ बंद क्यों रखा है कमरे के अंदर? पहले तो वो काम करती थी, लेकिन अब उन्हें इस कमरे में अंदर ही खाना दिया जा रहा है और मम्मी का ही घर है, मम्मी के ही पैसे हैं, लेकिन फिर भी। तभी अब्दुल ने कहा, बेटा अभी देखो और समझो और समझने की कोशिश करो। अब्दुल के पास भी कोई जवाब नहीं था। आर्यन ने भी मुठ्ठियाँ कस ली, क्योंकि उसे कमजोर समझ रहे थे। वहीं एलेक्जेंडर ने दीवार पर दिखाई दे रही छोटी अनिका को देखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किसी कमजोर समझ रहे हैं, क्योंकि इस कमजोरी के जरिए ही वो काफ़ी और भी ज़्यादा अपने आप को ताकतवर बनाने वाली है। दिन बीतने लगे, 1 दिन, 2 दिन, फिर कई दिन। कभी उसे थोड़ा खाना दिया जाता तो कभी बासी रोटी दी जाती, कभी सिर्फ इतना कि वह जिंदा रह सके, क्योंकि उसे जिंदा रखने के लिए इतना खाना दिया जा रहा था कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल ना कर सके। शारीरिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसे दूसरों पर डिपेंड रहना पड़े। ये सब किया जा रहा था। एक दिन अनिका ने अपनी रोटी का छोटा सा टुकड़ा हाथ में लिया। उसने उसे देखा, फिर खिड़की की तरफ चली गई। वही खिड़की जो कमरे के उसकी ऐसा लगता था मानो दूसरी दुनिया से उसे जोड़ती है, क्योंकि यह उसका कमरा पूरे उस घर से एक अलग
कोने में बना हुआ था, जहां से नीचे का नजारा आसानी से बारीकी से दिखाई दे रहा था। वह खिड़की के पास बैठ गई। बाहर दूर खुला मैदान दिखाई दे रहा था। उसी मैदान में एक कोने में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। ये पहली बार था जब उस व्यक्ति को अनिका ने पहली बार देखा था। वह समझने की कोशिश कर रही थी। वह व्यक्ति अनिका से इतनी दूरी बनाकर रखे था कि अनिका उसे आसानी से देख सकती थी, लेकिन वह आवाज़ नहीं समझ सकती थी। उसका शरीर अब उम्रदराज था, लेकिन उसकी मुद्रा बहुत मजबूत लग रही थी। उसकी आंखों में ऐसी गंभीरता थी जैसे उसने जिंदगी के हजारों लड़ाइयाँ देखी हो। वह था वो और कोई नहीं बल्कि गुरु रघुवीर शेखावत था। अनिका का गुरु। अनिका ने उसे पहली बार तब देखा था। वह कुछ समझ नहीं पाई। उसकी उम्र करीब 6 साल थी। तभी उस व्यक्ति ने दूर से ही अपना हाथ उठाया। अनिका ने खिड़की के पीछे से उसकी हरकत देखी। उसने हाथ को उसी तरफ उठाया जैसे उस व्यक्ति ने उठाया था, मानो कह रही हो, हाँ मैं हूँ। वो व्यक्ति कुछ इशारा करता है जिसे अनिका समझ जाती है कि वह उसे जानता है। उस व्यक्ति को अपने हाथों के इशारे से बातें करते हुए देख अनिका को काफी अच्छा लग रहा था, मानो वो व्यक्ति उसके लिए बना है, उसे समझ रहा है, उससे बातें कर रहा है। भले ही लिपसिंग की बातें नहीं थी, लेकिन हाथों की बातें अनिका को और भी ज्यादा समझ में आ रही थी। कम शब्दों का प्रयोग करके बड़ी बात को समझाना। रघुवीर शेखावत। शायद अनिका इस नाम को भी नहीं जानती थी। वहीं अनिका जैसे जैसे वो मूवमेंट कर रहा था, फिर अनिका भी वैसे ही मूवमेंट करने लगी क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। अनिका ने उसे दोहराया। जो बासी रोटी नीचे रखी हुई थी, अनिका ने जल्दी से एक बाइट उसकी ली और फिर से अपनी पोजीशन ले ली। पहली बार गलत, फिर दूसरी बार थोड़ा बेहतर, तीसरी बार बिल्कुल सही। रघुवीर की आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसा उससे स्वाति द्वारा कहा गया था, बिल्कुल ये लड़की वैसे ही है। ये शायद उसकी स्टूडेंट बनने के लिए काबिल है, क्योंकि रघुवीर ने वो टेक्निक अनिका के सामने रखी थी जो 6 साल का बच्चा की बजाय अगर 12 साल के बच्चे को अगर ये सब करने को दिया जाए, ऐसी मूवमेंट अगर करने को कहे, तो शायद वो बच्चा पूरी तरह से पजल हो जाता और उलझ कर जमीन पर गिर जाता। लेकिन अनिका ने बड़ी ही बारीकी से हाथों, पैरों और यहाँ तक कि अपनी गर्दन का इस्तेमाल करके अपने आप को बांध लिया था। धीरे धीरे करके अपने आप को अपनी ही ग्रिप से अलग कर लिया था। ये देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगा। शायद हाँ, ये मेरी बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए तैयार है। अब हाथों से कुछ इशारा करता है, यानी कि उसे कह रहा हो, मैं कल फिर तुमसे मिलता हूँ इसी समय पर। अनिका भी समझ गई थी कि शायद ये उसके लिए ही है। वहीं रघुवीर ने कभी उसके कमरे के अंदर कदम नहीं रखा था। शायद वह जानता था अगर वह अंदर गया तो अनिका पर नजर रखने वाले लोग सब कुछ समझ जाते, इसलिए उसे दूर से ही उसे सिखाना शुरू किया। हाथों की पोजीशन, पैरों की बैलेंस, शरीर का वेट शिफ्ट, गिरने के बाद उठना, वहीं हमला आने से पहले ही शरीर में मूवमेंट पहचाना, सबसे जरूरी गुस्से में भी दिमाग को शांत रखना। अनिका हर टेक्निक को बहुत ही ध्यान से देख और समझ रही थी, फिर उसे दोहराती जा रही थी। कभी कमरे के अंदर, कभी चुपचाप फर्श पर, कभी रात को भी वह प्रैक्टिस करती जब सब सो जाते। तब भी वह छोटी सी बच्ची, लेकिन उसके अंदर सीखने की क्षमता असाधारण थी। शायद बच्चों पर अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। उनकी मोम 6 साल की उम्र में वो सब सीख गई थी जो उन्होंने 12 साल की उम्र में सीखा था। शायद रघुवीर शेखावत ने उन्हें वहां पर यूएसए के अंदर वो चीजें सिखाई थी। शायद वो सब हमें काफी बुरा भी लग रहा था। अपनी मोम और अपने डैड के लिए भी हमें गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने हमें आग की तरफ झोंक दिया था और हम पर किसी भी प्रकार की कोई भी दया नहीं बरती जाती थी। सख्ती के साथ हम पर वार किए जाते थे, वो भी मोम डैड के आंखों के सामने। अब सारी बातें बच्चों की समझ में आ रही थी। बच्चों की आंखों के सामने का दृश्य बदलता गया। अब उन्हें कई दिनों की झलकियां एक साथ दिखाई देने लगी। छोटी अनिका गिरती, फिर उठती, फिर कोशिश करती, फिर गिरती, लेकिन हर बार पहले से बेहतर उठती। रिया की आंखों में आंसू आ गए। मम्मा को कोई उठने भी नहीं आता, यहाँ तक कि उन्हें कोई देखने तक नहीं आता, यहाँ तक कि वो अपने गुरु से बात भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि गुरु उन्हें शाबाशी भी नहीं दे सकता, यहाँ तक कि अनिका उनसे दोबारा पूछ भी नहीं सकती। ऐसे लाखों सवाल बच्चों के दिमाग में अब पूरी तरह से अपना घर बना चुके थे, जो कि उन्हें बारीकी से समझ भी आ रहे थे। शायद बताने से वो चीज़ें उनकी समझ नहीं आती जो आज देखने की वजह से
उन्हें के रूबरू कांप गई थी। उनके बदन के रोम बिल्कुल एक एक करके खड़े होने लग गए थे, मानो एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक का शॉक उन्हें दिया गया। आर्य ने धीरे से कहा, वो खुद उठती हैं। अलेक्जेंडर ने दीवार की तरफ देखते हुए कहा, शायद इसी वजह से आज मामा इतनी स्ट्रांग है। जॉन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सी सम्मान अनिका के लिए आ गया था, क्योंकि वह जानता था जिसने उन्हें बनाया है वो कितनी दिमागदार है। शायद उसे लगा कि शायद फौरन से सीख कर आई है, शायद बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि 6 साल की बच्चे के ऊपर इतना अत्याचार हुआ। उसे खाना भी नहीं मिल रहा था। उसकी इतनी कठोर ट्रेनिंग के बाद भी उसे दूध की एक बूंद भी नहीं मिल रही थी जिससे बच्चे की कैल्शियम की पूर्ति पूरी हो। विटामिन डी लेने के लिए उसे बाहर जाने की जरूरत थी, लेकिन वो भी अपने हाथों को उस खिड़की से बाहर निकाल कर सूरज और चांद दोनों की रोशनी को महसूस करती थी। शायद अनिका को इसलिए जिंदा रखा गया था ताकि वह अपने आप कुछ भी ना करे, असमर्थ हो जाए। जब धीरे धीरे दिन बीतते गए तो उन्हें लगा कि ये लड़की ऐसे कुछ नहीं होने वाला, शायद दूसरा कोई काम हमें करना पड़ेगा। वहीं रघुवीर सिखावत ने पहली बार उसे आवाज दी। दूर खड़े गुरु ने कहा, अनिका। छोटी अनिका ने तुरंत उसकी तरफ देखा। हाँ, आज तुम्हें सिर्फ मूवमेंट सीखी है, कल से तुम सीखोगी कि सामने वाला क्या सोच रखता है। अनिका ने मासूमियत से पूछा, मैं किसी के मन को पढ़ सकती हूँ? रघुवीर ने हल्का मुस्कुराया, मन नहीं, लेकिन उसकी आंखें, उसके कंधे, उसके कदम, उसकी सांसें। छोटी बच्ची जो गुड्डा गुड़ियों के साथ खेलने की उम्र थी, अब वह किसी के कंधों और किसी के कदमों और किसी की सांसों को पहचानने की ट्रेनिंग ले रही थी। ये उनके लिए आश्चर्यजनक था। शायद उन्हें लगा था कि मम्मी हल्की फुल्की ट्रेनिंग के बाद फिर कोई एज के अकॉर्डिंग उस ट्रेनिंग को पूरा करेगी, लेकिन ये काफ़ी हैरानजनक था। बहुत कुछ बता देता। अनिका ध्यान से सुनती रही। रघुवीर ने कहा, सबसे बड़ा फाइटर वही है नहीं है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। सबका बड़ा फाइटर वो है जो सही समय पर सही फैसला ले। छोटी सी अनिका ने सिर हिलाया, बिल्कुल मासूमियत से, जैसे उसे सारी बातें समझ आ रही हो। इतनी प्यारी बच्ची को देखकर रघुवीर भी काफ़ी हैरान था, क्योंकि रात के समय वह उसके पास आया था, उस खिड़की के पास। उसी दिन ट्रेनिंग का असली सफर शुरू हो चुका था। वही स्क्रीन एक बार फिर धुंधली हुई और फिर एक दृश्य बदला। दृश्य बदलने के बाद छोटी अनिका, वही पहाड़, वही पुराने घर और दूर खड़े गुरु रघुवीर सिखावत। लेकिन इस बार बच्चों ने एक और चेहरा देखा। एक महिला जो कि पूरी तरह से ब्लैक कपड़ों के साथ खड़ी थी, रघुवीर से कुछ बातें कर रही थी। बच्चों की नज़र उस चेहरे के ऊपर टिक गई। वो चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। कुछ हद तक उन्हें उनकी मोम जैसा लग रहा था। रिया ने धीमे से पूछा, ये कौन है? दीवार पर आवाज गूंजी, अनिका की मोम रघुवीर सिखावत को अपनी बेटी को ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दे रही है। ये आवाज़ ही काफ़ी थी बच्चों को समझने के लिए कि शायद ये नानी माँ है। तीनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे तो रघुवीर का उस घर के आसपास होना कोई संयोग नहीं था, वह उन्हें वहाँ भेजा गया था नानी माँ के द्वारा। बच्चों ने एक एक कड़ी को बारीकी से जोड़ लिया था। अनिका की माँ चाहती थी कि उनकी बेटी सिर्फ जिंदगी गुजारना ना सीखे, बल्कि जिंदगी से लड़ना सीखे। शायद अपनी बेटी के इस सिचुएशन के बारे में भी उनकी नानी माँ जानती थी, लेकिन एक सवाल उनके अंदर आ चुका था। आखिर वो उस व्यक्ति को वो सब क्यों करने दे रही थी, उनकी छोटी सी बच्ची को वो सब, जो जिस उम्र में उन व्यक्तियों की खुद की बेटी खेल रही थी, लेकिन उसकी बेटी से काम करा रहे थे। शायद इसके पीछे भी कुछ और वजह होगी। बच्चों ने अपने दिमाग में इस बात को स्टोर कर लिया, क्योंकि समय के साथ इस बात का भी खुलासा हो ही जाएगा। अब दृश्य तेजी से बदलने लगा। छोटी अनिका सुबह सुबह खिड़की के पास खड़ी हो जाती। रघुवीर दूर से उसका इंतजार करता। वह उसे अलग अलग मूवमेंट सिखाता, कभी पहाड़ों रास्तों पर दौड़ना तो कभी संतुलन बनाना, कभी अचानक दिशा बदलना तो कभी गिरकर उठना, और कभी बिना आवाज किए ही आगे बढ़ना। अनिका हर दिन पहले से बेहतर होती जा रही थी। रघुवीर की कई बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते, तुम्हें मैं जितना सिखाता हूँ तुम उससे ज़्यादा सीख लेती हो। उसने मन ही मन बुदबुदाया। अनिका मासूमियत से पूछती है, गुरुजी मैं इतनी जल्दी कैसे सीख जाती हूँ? रघुवीर जवाब देता, क्योंकि तुम सिर्फ सुनते नहीं हो, तुम चीज़ों को समझने की कोशिश करने के साथ अपने अंदर उस चीज को डालने की कोशिश करती हो। ये बात अनिका के समझ से बाहर थी, लेकिन अनिका समझ गई थी कि उसके गुरुजी उसे क्या कह रहे हैं।
वहीं पहाड़ों के बीच अनिका की दूसरी जिंदगी। समय बीतता गया। अब अनिका को घर से छोटी छोटी चीजें लेने के लिए बाहर जाने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि अब अनिका 10 साल की हो चुकी थी। लेकिन बाहर जाना उसके लिए सिर्फ सामान लाने का काम नहीं था। पहाड़ी रास्ते से निकाली जाती ताकि कहीं कोई जानवर उसे खा ना जाए, क्या पता कोई उसका एक्सीडेंट हो जाए। ये सब करने के लिए उसे बाहर भेजा जाता, नहीं तो घर के नौकर चाकर वो सब लेकर आ जाते। लेकिन प्रतिदिन एक चक्कर अनिका को गौतम गुलेरिया द्वारा भेजा जाता था। फिर एक मोड़ पर पहुंचकर अनिका मुख्य रास्ते को छोड़कर जंगल के अंदर चली जाती। वहां उसकी असली ट्रेनिंग शुरू हो जाती। वह पहाड़ी के बीच निकलती और जो उसके गुरुजी ने उसे सिखाया था उसका अभ्यास कर रही थी। पत्थरों के ऊपर से छलांग लगाती, सकरे रास्तों से गुजरती और कभी पहाड़ों के बीच से, कभी पहाड़ों को ढलान से, क्योंकि वो तो कमरे के अंदर सीखा था, रियलिटी में नहीं किया था। अब वह आज़ाद थी, जा सकती थी। उसे उन सब चीज़ों का कोई भी फिक्र नहीं थी कि आखिर इस रास्ते से कोई जानवर भी मिल सकता है, आखिर कुछ हो भी सकता है। नहीं, अनिका को इस चीज़ की कोई भी फिक्र नहीं थी। फिर एक छोटे शॉर्टकट रास्ते से अनिका निकलकर वापस उसी रास्ते पर आ जाती ताकि समय के साथ घर भी आ जाए, जिस रास्ते से आम इंसान को वहां पहुंचने में बहुत समय लगता था। अनिका उसे अपनी ट्रेनिंग की वजह से बहुत कम समय में पार कर लेती। ये देखकर बच्चों को काफी हंसी आ रही थी। अनिका इस तरीके से भागकर उछल कूद करके चल रही थी जैसे अनिका नॉर्मल सड़क पर चल रही है। वह घर का सामान लेकर वापस आती और किसी को पता तक नहीं चलता कि उस रास्ते में क्या किया था। वहीं बच्चों की आंखों में अब चमक आ गई अपनी मोम को लेकर। अब उन्हें धीरे धीरे वो सब चीजें याद आ रही थी जब बच्चे अपनी मोम को देख रहे थे, जहाँ उसे रूखी सूखी रोटी दी जाती, घर का सारा काम कराया जाता, उसे यहाँ तक कि उसका पूरा घर होने के बावजूद भी उसे जमीन पर सोने पड़ता था। मच्छरों की भनभनाहट और गर्मी तो नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी गर्मी के समय में भी उसे कोई चीज ज्यादा नहीं दी जाती। एक पतला सा ब्लैंकेट उसे दिया गया था जिसे वह सर्दी और गर्मी में यूज करती। गर्मी के समय में उसमें गर्मी लगती और सर्दी के समय में उस ब्लैंकेट से सर्दी लगती। और जो उनकी बेटी के कपड़े पुराने होते, जो फटने की तागार पर होते, वो अनिका को दिए जाते। अनिका का काफी मुश्किल भरा सफर जो उसे आज इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी था। तभी अलेक्जेंडर ने कहा, मम्मा इतनी छोटी उम्र में सब करती थी। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया वो आज इतनी तेज कैसे हैं। रिया स्क्रीन के पास आ जाकर बोली, लेकिन उन्हें थकान नहीं होती। जॉन ने कहा, लगता है तुम्हारी मोम के अंदर बचपन से ही कोई अलग ही एनर्जी थी। अब्दुल मुस्कुराया, और तुम लोगों को देखकर लगता है तुम्हारे अंदर भी वो एनर्जी थोड़ी थोड़ी जरूर है, तीनों के अंदर। तीनों बच्चे हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन स्क्रीन पर हल्की सी झलक अनिका की फिर से उभरी। कहानी आगे बढ़ी और एक अंधेरी झलक यानी कि स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो गई। अब बच्चे समझ गए थे कि उनका अगला पड़ाव आने वाला है, लेकिन बच्चों के अंदर अब अलग ही तरह का अब लगाव हो चुका था। बच्चों को किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी। जहाँ पहले उन्हें चिंता हो रही थी, अब उनके सामने कौन सा मिशन आने वाला है, कौन सा पड़ाव आने वाला है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। अब बच्चे अपने आप को जीरो समझ चुके थे, यानी कि शून्य से शुरुआत कर रहे थे, लेकिन जीतना जल्दी था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। क्या अनिका साइंटिस्ट को बचा पाती है? क्या कबीर सिंह मारवा हाउस पहुंचकर सारी चीज़ों को जान पाते हैं? बाकी का देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट एपिसोड या एक दिन में 2 एपिसोड के लिए आप कमेंट करें। आपके कमेंट पर डिपेंड करता है कि एक दिन में 2 से ज़्यादा एपिसोड अपलोड हो सकते हैं। और एक और बात, प्लीज़ आप मुझे गाइड कर सकते हो। आपको लगे कि मैं ट्रैक से उतर रही हूँ तो शायद आप मुझे हेल्प ज़रूर करोगे, मुझे बताओगे ज़रूर। मैं कोई पॉइंट छोड़ रही हूँ तो उसके बारे में भी आज मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थैंक यू। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड और अनिका की बचपन की प्यारी सी जर्नी के लिए। क्या आप चाहते हो रोहित की जर्नी को भी ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाए? अगर चाहते हो तो भाई कमेंट जरूर करें।